मेहमान आना शुरू हो गए थे। वक्त अभी 6:30 ही हो रहे थे। वेदा भी छत से नीचे आते। पहले वो सोनाली के कमरे के सामने एक घेरा बनाते और सारा सेटअप आयरन का उसमें सेट करवा के पहुंच जाते हैं नीचे। अब तक काफी लोग आ गए थे। ठंड थी तो सारे मर्द बाहर लकड़ियां जला आग सेक रहे थे। औरतें अंदर शाल ओढ़े आपस में बातें कर रही थी। वहीं मोहन को वेदा की नजरें ढूंढ रही थी। आर्यन, ये मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ब्लूटूथ से वेदा ने आर्यन से पूछा, जिस पर आर्यन सामने से जवाब देता है, सर वो घर के पीछे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। वेदा फिर संजय के पास गए और उसी बीच वेदा को एक अजीब चीज दिखी। वैसे तो जो मेहमान आए थे उनके साथ बच्चे भी आए थे, पर एक बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने यहां वहां घूम रहा था। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वेदा को लगा शायद वो भूखा है, उसे खाना चाहिए, तो उसे बुलाकर खाना देने ही वाले थे कि एकदम से वेदा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वेदा एकदम से पलटे और उन्होंने देखा तो संजय था और उसके साथ एक औरत खड़ी थी और एक आदमी। वेदा जी, इनसे मिलिए, यह है मेरी छोटी बहन सिम्मू और उनके हस्बैंड यानी मेरे जीजा जी। वेदा उन दोनों से मिलते हैं और बातें करने लग जाते हैं, पर पलटकर एक बार उन्होंने जब उस बच्चे को देखना चाहा तो बच्चा वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वेदा की नजर एकदम से संजय के बहन सिम्मू के पीछे पड़ी, जहां बच्चा छुपकर अब वेदा को देख रहा था। ये बच्चा इनके पीछे छुप क्यों रहा है और कुछ कह क्यों नहीं रहा? ये कोई आत्मा तो नहीं? वेदा इतना सोच ही रहे थे कि एकदम से आर्यन बोला, सर ईएमएफ मीटर में लाइट्स चल रही हैं, कुछ स्पिरिट्स हैं जो घर के अंदर घुस आई हैं। वेदा तेज हुए और संजय की वाइफ को ढूंढने लगे, पर संजय की वाइफ कहीं भी मिल नहीं रही थी। दूसरी तरफ सोनाली के कमरे का कोई दरवाजा पीटने लगा। सर, कोई इस कमरे का दरवाजा पीट रहा है, आर्यन हड़बड़ाते हुए बोला, जिस पर वेदा कहते हैं, तुम दरवाजा मत खोलना, मैंने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, कोई भी शक्ति अंदर नहीं आ पाएगी। पर अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम उसे अंदर बुलाना चाहते हो, यानी कि तुमने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी है, तो वो अंदर आ जाएगी। तुम उस पर ध्यान मत दो, ये ढूंढो कि कहां पर है संजय की वाइफ। जिस पर आर्यन यहां वहां कैमरा घुमाता है। देखता है तो उसे एक और बात पता चलती है कि मोहन भी गायब हो चुका था। सर, मोहन अब वहां पर नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब। जिस पर एकदम से वेदा ने बात काटी और कहा, नहीं नहीं, मोहन इन सब के पीछे नहीं है, मुझे पता चल गया कि वो कौन है। तुम बस कमरे में रहना और जब तक मैं ना कहूं दरवाजा मत खोलना। वेदा भागते हुए बस यहां वहां संजय की वाइफ को ढूंढने लगे कि तभी सबको एक चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज संजय की वाइफ की थी और ये आवाज तीसरी मंजिल से आ रही थी। वेदा भी दूसरी मंजिल पर थी। वो भागकर तीसरी मंजिल पर पहुंचे और बाकी सब भी आने लगे। वेदा सबसे पहले वहां पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए। संजय की वाइफ के कंधे पर वही बच्चा बैठा हुआ था जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और संजय की वाइफ को दर्द हो रहा था पेट में। वेदा समझ गए कि यह कच्चा कलवा है। उन्होंने जल्दी से गंगाजल छिड़का उस पर और वो जो कलावा लिया था, मंत्र पढ़ते हुए संजय की वाइफ को बांधने लगे। वो कच्चा कलवा एकदम से भागा, पर उसके भागने से पहले मोहन अचानक से आ गया। उसने एक घेरा बनाया जिसके अंदर वो कच्चा कलवा कैद हो गया और मोहन भी उस घेरे के अंदर चला गया और कच्चा कलवा को पकड़कर बैठ गया। वेदा ने मोहन को देखा और हल्का सा मुस्कुराए, जिस पर वो भी मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे वेदा इसी का वेट कर रहे हो। इतनी देर में सभी आ गए और उस भीड़ में मोहन भी शामिल था। मतलब वो जो मोहन था वो वाला मोहन नहीं था, बल्कि ये वही आत्मा थी जो अब तक इस घर के सदस्यों का रूप ले लेकर वेदा के सामने आ रही थी। खैर, सब चिंतित थे और सोच रहे थे कि यहाँ पर हुआ क्या है। वेदा आर्यन और सोनाली को भी बुला लेते हैं और अब वो खोलते हैं यहाँ पर असली पत्ते। आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते, जैसे आप, सोनाली के बुआ और फूफा और आए हुए मेहमान और मोहन जी।
आपने भी मुझे कम आंका। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। फर्क इतना है कि तांत्रिक लोगों को डरा कर पैसा कमाता है और मैं उनका डर कम करके। पिछले काफी दिनों से जो यहां पर हो रहा है संजय के साथ, चाहे वो संजय के खेत का बंजर होना, उसकी वाइफ का बार बार मिसकैरेज होना और सोनाली की तबीयत खराब होना, यहां तक कि बाऊजी का मरना, ये सब एक षड्यंत्र है और मैं समझ गया हूं कि ये किया किसने। पर वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर हो क्या रहा था। तो मोहन जी, सबसे पहले जो संजय के खेत में हड्डी मिली थी इंसान की, दरअसल वो बस एक दिखावा था, कोई भटकाना चाहता था, क्योंकि जो असली खेल किया था वो हड्डी की वजह से नहीं हुआ था। जमीन बंजर हुई थी किसी और कारण से, और इसका असली कारण था मुझे वहां पर मिला एक मटका जिसके अंदर शमशान की मिट्टी डाली हुई थी और एक घेरा बनाया हुआ था संजय के खेतों के चारों तरफ, ताकि सिर्फ उसी का खेत बंजर हो। अगर बंजर होना होता तो बगल में मोहन का खेत भी था, तो बंजर हो जाता मोहन का खेत, पर एक घेरा बना हुआ था। इससे एक बात तो पता चल गई कि ये जो भी था सिर्फ संजय के खेत को बंजर करना चाहता था, मोहन का खेत नहीं। जिससे मेरे साथ ही आर्यन को शक मोहन पर हुआ, और आप सबका भी जा रहा होगा, क्योंकि बुआ जी को तो जमीन की उतनी लालच थी नहीं। तो ये कौन था जो संजय के पीछे पड़ा था? तो सबका शक गया मोहन की तरफ। एक बार मेरा शक भी गया था, पर हां, जैसा संजय ने मुझे बताया था कि मोहन मुंह फटा है, गुस्सैल है, पर वो ये सब नहीं कर सकता, और ये सच भी है। मोहन ने ये सब नहीं किया। अब रही दूसरी बात, जो सोनाली की मां के साथ हो रहा था, तो सोनाली की मां के ऊपर किसी ने कच्चा कलवा छोड़ा था जो उनकी संतान को आने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही वो कंसीव करती बेबी, वो आके मिसकैरेज करवा देता, और किसी ने सोनाली की गुड़िया बनाकर उसे तड़पाया ताकि संजय अपनी जमीन को हार मानकर इन दोनों के नाम कर दे, यानी कि भाई बहनों के नाम। और उसी ने बाऊजी को मारा, और बाऊजी को मारने का कारण वसीयत। जब वसीयत सबके सामने आई, जिसमें उन्होंने 60% जो जमीन था वो संजय के नाम कर दी, वो ये बात जानते थे कि संजय ही एक है जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करता है। बस यहां से मुझे बहुत सी डिटेल मिल गई। मैंने बहुत इस केस को क्लोज से स्टडी किया और आखिर में मैं निष्कर्ष पे आ गया। मोहन को जमीन की लालच सबसे ज्यादा थी, और इसी का फायदा शायद उस शख्स ने उठाया जो ये सब कर रहा है। खैर, एक बात तो क्लियर है, मोहन ने ये सब नहीं किया। अब बची बुआ, तो बुआ को तो जमीन से कोई मतलब नहीं है, तो बुआ भी यहां से आउट, उन पर भी शक नहीं जाना चाहिए। तो बचा कौन? खैर, ये तो अपने हैं, एक दूसरे के सीने में खंजर क्यों भोंकेंगे? खैर, बहुत से लोग भोंकते हैं, पर इन्होंने नहीं भोंका। मोहन जहां जबान का कड़वा है, दिल का ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बुआ अपने भतीजी से, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, उसे जमीन का कोई लोभ नहीं। बचा बस एक शख्स, और यही वो शख्स है जिसके पास एक कच्चा कलवा है, और वही इस कच्चे कलवों का आदेश देकर यह बच्चा हमेशा गिरवाता था। और जिसके पास कच्चा कलवा है उसके पास एक छड़ी भी होगी, जिससे वो उस कच्चे कलवे को कंट्रोल करता होगा, क्योंकि ये सब ज्यादातर एक छड़ी से डरते हैं, अपने मालिक की छड़ी से, और हमेशा उसका मालिक उस छड़ी को अपने पास रखता है। और वो यहां पर भी उस छड़ी को अपने साथ लेकर आया। क्यों फूफा जी? वेदा ने सोनाली के फूफा की छड़ी छीनी, यानी कि संजय के जीजा की छड़ी। उस पर गंगाजल छिड़का, जिससे कच्चा कलवा तड़पने लगा, और यह आवाज सबने सुनी। भले ही कच्चा कलवा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके तड़पने की आवाज सब सुन पा रहे थे। डिटेल ली है मैंने आपकी। एक तांत्रिक के खास चेले हो आप, और उसी से आपने सब सीखा, ताकि ये जो पूरी खानदानी जमीन है इसे आप अपना बना सको। पहले संजय के परिवार को खत्म करके फिर मोहन के परिवार को, और इसके बारे में तो बेचारी भोली बुआ को पता ही नहीं था। क्या दिमाग पाया आपने? जिस पर मोहन आ गया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे जीजा जी के बारे में अगर एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हमारे जीजा जी सज्जन है, सज्जन। जिस पर हंसते हुए वेदा कहते हैं, सज्जन है? रहने दो। ये कैसे है मुझे आपके पितृ बता चुके हैं। जब से मैं इस घर में आया हूं,
एक आत्मा बार बार मुझे दिखाई दे रही थी, घर वालों के रूप में। वो मुझ पर नजर बनाकर रखती और आखिर में मैंने उसे पूछ लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आप हो कौन। तो पता चला वो आपके कोई पितर थे जो आपकी मदद करने आए थे। भले ही आप उन्हें नहीं पूछते, पर क्या करें, है तो आपके ही ना, करते हैं आपकी फिक्र। बाकी फूफा जी, बहुत हो गया। मैं सबूत यहां पर सबके सामने रखूं, उससे बेहतर है आप सच बता दो। जिस पर फूफा ने कबूल लिया अपना ये गुनाह। वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ये सब किया और इस तरह वेदा ने बिना उस सफेद पक्षी की ताकत के इस केस को सुलझा लिया और जाते हुए सबको एक बात बताई कि हमेशा मिलकर रहो और पितरों को स्थान दो, उन्हें पूजो, वो घर की रक्षा करेंगे। और तब से संजय और उसका पूरा परिवार ऐसे ही करने लगा। वेदा वापस बनारस आ गए और आर्यन दिल्ली चला गया, अभी के लिए, क्योंकि केसेस तो काफी पेंडिंग थे।